गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको मोशन ऑफ लॉ यानी गति के जो नियम हैं उसके अगले टर्म्स के बारे में, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट लॉ के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो वीडियो को हम देखते हैं। जैसे संवेग पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग ज्ञात करना है। यानी जो उसका मास है वो कितना है 10 kg और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, जितनी वेलोसिटी से उसको फेंका जा रहा है। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग यानी m इंटू वी। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बंदूक से निकली गोली जिसका द्रव्यमान 25 ग्राम है और उसका वेग 100 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो 25 ग्राम है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स कन्वर्जन है वो मैं पहले ही आपको वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, पहले ही मैंने एक वीडियो इसका बनाया है, अगर जिसने ना देखा हो उस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो ये इसमें ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया और ये वैल्यू हमें मिल गई 0.025 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो किसी गोली को जिसका वजन 0.25 ग्राम है और उसको 0.1 मीटर पर सेकंड के वेग से हाथ से फेंका जाता है, उसका संवेग क्या है। ये सेम क्वेश्चन है, बस ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी ठेले का द्रव्यमान जो है वो है 4000 किलोग्राम और उसमें रखे सामान का वजन 20,000 किलोग्राम है। अगर ये ठेला 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है तो इसका संवेग ज्ञात करना है। तो अब अगर हमें ठेले को चलाना है तो वो ठेले पर जितना सामान रखा है वो भी उसके साथ चलेगा, तो यानी वजन जो हो जाएगा वो दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से ठेले का जो कुल द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 20,000 यानी 24,000 किलोग्राम। और संवेग निकाल लेंगे द्रव्यमान गुणे वेग से, यानी 24,000 इंटू 2 यानी 48,000 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और वो 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, उसका संवेग कितना होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे वेग, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन जो संवेग पे थे वो कुछ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। ठीक है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो उसको हम दो तरीके से समझाते हैं। एक तो तरीका ये है जो लिखा हुआ है आपके पास कि न्यूटन की गति के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होती है या बल के बराबर होती है। यानी इसी को अगर हम कहें फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। ठीक है, यानी संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। दूसरी तरह से हम इसको किस तरह से दिखाते हैं कि किसी भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको F इज़ इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T, अगर हम इसकी बात करें यानी डेल्टा P यहाँ पे क्या है संवेग में परिवर्तन, T क्या है समय। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी कोई वस्तु है, किसी वस्तु की बात करें, जैसे कोई वस्तु है, पहले उसका जो वेग है वो u है। m द्रव्यमान की एक वस्तु है, स्टार्टिंग में उसका वेग कितना है v है, u है। 30 समय बाद उसका वेग जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है v हो जा रहा है, द्रव्यमान अभी भी m ही है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा यानी p1 m इंटू यू, अंतिम संवेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा p2 m इंटू वी। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को माइनस कर देंगे यानी mv माइनस mu। ठीक है, और m को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा v माइनस यू, और दोनों तरफ अगर हम t से भाग कर दें
तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी, और ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन टी के बराबर, जो कि क्या हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर। और एम वी माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। बल की बात करें तो बल का मात्रा क्या होता है, बल यानी जो फॉर्मूला में निकल का है बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम एक न्यूटन को परिभाषित करें तो एक न्यूटन की परिभाषा क्या होती है कि एक न्यूटन का बल वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, यानी 1 न्यूटन का बल वह बल है जो हम 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसमें अब अगर हम ये कहें कि प्रथम नियम को अगर हम दूसरे नियम से प्रूव करना चाहें, ठीक है, कि अगर हम प्रथम नियमानुसार बात करें कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल 0 लग रहा हो तो वह वस्तु विराम अवस्था या रैखिक अवस्था में ही बनी रहेगी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम अगर देखते हैं, यदि अगर हम f की वैल्यू 0 लें तो समीकरण में अगर हम देखें f की वैल्यू अगर हम 0, जैसे पहला नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ। तो बाह्य बल ना लगाओ मतलब बाह्य बल f की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए। तो f की वैल्यू अगर इस समीकरण में हम 0 रखें तो फॉर्म वैल्यू क्या मिल जाएगी एम वी माइनस यू अपॉन टी, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा एम वी माइनस यू इज इक्वल टू 0, या ये आ जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू 0, या हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू, यानी जितना उसका पहले का वेग था उतना ही उसका अंतिम वेग है। इस अवस्था में क्या होगा कि उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वो जैसे वो पहले थी वैसे ही वो लगातार गति कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात करें अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था का मतलब क्या, अगर मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 था तो अंतिम वेग भी इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम देखें u v इज इक्वल टू यू से तो v भी 0 रहेगा, मतलब वस्तु हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी। मतलब न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो हमें तीसरे नियम की भी पहले नियम की भी व्याख्या करता है। ठीक है, तो तीसरे नियम की अगर हम बात करें न्यूटन की गति का, तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल बराबर व विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, यानी अब इसमें जो बल हम लगाते हैं उस लगाए गए बल को क्रिया बल तथा विपरीत दिशा में प्राप्त बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पैरों से ज़मीन पर बल लगाते हैं या सड़क पर बल लगाते हैं। ठीक है, और जब सड़क भी हमारे पैरों पर उतना ही बल वापस दिशा में लगाती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैरों को आसानी से उठाकर आगे की ओर बढ़ पाते हैं। अगर इसके सड़क के जगह पे कोई दलदली जगह हो, ठीक है, यानी कहीं दलदल हो, उस जगह पे अगर हम पैर रखें तो हमें प्रतिक्रिया बल ना मिलने के कारण हम उसमें धंसने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे सारे क्या है एग्जाम्पल है। जैसे कि बंदूक का प्रतिक्षेप करना, मतलब जैसे जब कोई सिपाही बंदूक चलाता है तो उसे पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली जितनी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से बंदूक अपना झटका पीछे की ओर देती है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी बुक से ज़रूर देखिएगा, और किसी पर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि जब भी कोई वस्तुएं, जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं, दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं अगर एक दूसरे पर बल लगा रही हैं या पारस्परिक क्रिया कर रही हैं तो टकराने से पहले, यानी एक तरह से कह लें कि जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं तो टकराने से पहले उनका संवेग और टकराने के बाद उनका संवेग जो रहता है वो पूरी तरह से संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब कि जितना भी संवेग टकराने से पहले है उतना ही कुल संवेग उनका टकराने के बाद भी होता है। ठीक है, ये चीज़ यानी कुल संवेग जो होता है उनका संवेग संरक्षित रहता है। यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम भी है। ठीक है, तो ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। क्या, जैसे कि इस डायग्राम में भी देखिए
कि इसमें दो वस्तुएं हैं ए और बी, एक का द्रव्यमान m1 और वेग कितना है u1, दूसरे का द्रव्यमान m2 और वेग कितना u2। दोनों क्या है, एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं। दोनों जब वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के बाद यहाँ पे एक दूसरे से वस्तुएं टकरा रही हैं और टकराने के बाद दोनों एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने लग रही हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो गोले जब ए की बात करें तो ए में संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो m1 पहले इसकी अंतिम वेग कितना हो गया v1 और प्रारंभिक वेग u1, यानी m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1। और b के संवेग परिवर्तन की बात करें तो m2 v2 माइनस u2। ए के संवेग परिवर्तन की दर की बात करें m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन t, और इसी तरह b के भी। ठीक है, तो ए द्वारा जब दोनों आपस में टकराते हैं तो ए क्या करता है, बी पर कुछ बल लगाता है, और बी फिर इसी तरह बी क्या करता है, ए पर भी कुछ बल लगाता है। तो दोनों के द्वारा हमने बल निकाल लिया, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी और एफ बी ए बराबर m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है, अब गति का जो तीसरा नियम हमें क्या कहता है कि दोनों बल जो होते हैं एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब एक दूसरे के बराबर तो होते हैं और लेकिन क्या होते हैं, विपरीत होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, एफ ए इंटू बी बराबर एफ बी इंटू ए, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं। m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन मिली। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m1 v1 माइनस m1 u1 और m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, तो इसमें हम v1 और m1 और m2 को एक साइड ले आते हैं, v1 और u2 v1 और u1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो m1 और m2 को एक साइड ले आते हैं, तो इसको इधर ले आ रहे हैं, तो m1 ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि u2 वाले को एक साइड ले आते हैं, तो m1 u2 माइनस m1 u1, और v1 को इधर ले जाए तो m2 v2 माइनस m1 v1। तो ये हमारे पास टकराने से पहले का संवेग हो जाएगा और टकराने के बाद का संवेग कुछ हो जाएगा सॉल्व इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ आज के क्वेश्चंस हैं। आप ये इसके जितने भी एक्सप्लेन किए हैं मैंने, आप इन सभी की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।